या ये रेवोल्यूशनरी जो चेंज ला रहे हैं उनका सिर्फ ये मानना नहीं था कि ये रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस के लिए, रेवोल्यूशन सब के लिए, पूरे विश्व के लिए है, खासकर यूरोप के लिए। और यूरोप को एक नेशन बनाना, एक देश बनाना है, इसके लिए हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा और एक बदलाव लाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक देश के रूप में सामने उठकर आना पड़ेगा। ठीक है। When the news of the event in France reached that different cities of Europe, students and other members of education middle classes began to setting up Jacobin club, their activities and campaigns prepared the way of French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much in the Italy in 1790s. और जब ये खबर फैलने लगी कि कहीं जैकोबिन क्लब नाम का एक क्लब बनने लगा, जो कि आप कोरिलेट करें, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था जैकोबिन क्लब के बारे में। ठीक है, जैकोबिन क्लब हैट वाले देखो, समझो उनकी विचारधारा आपने देखी थी, नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं लास्ट वीडियो का लिंक आपको ज़रूर शेयर करूँगा, आप उसे फिर चेकआउट कर लेना। ठीक है, कॉल करना लेकिन मेरे लिए। ठीक है, जब आप सिंसियर हो तो आप खुद फ़ोन करोगे। ठीक है, तो वहाँ पे जब जैकोबिन क्लब क्या कर रहा था, वहाँ पे रेवोल्यूशन ला रहा था, चेंज ला रहा था, उसकी न्यूज़ आने लगी और कहीं ना कहीं वहाँ के रेवोल्यूशंस क्या आर्मीज़ पे कंट्रोल करने लगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने लगे। ठीक है, तो वो सब न्यूज़ आ रही थी, वो सब। ठीक है, फ्रेंच आर्मीज़ विच मूव इनटू हॉलैंड। अब फ्रेंच आर्मी अलग अलग जगह जा रही थी, कहाँ जा रही थी, हॉलैंड गई थी, स्विट्जरलैंड गई थी और इटली में भी गई थी, कब 1790 तक। ठीक है, विच आउटब्रेक द रेवोल्यूशन वॉर्स, रेवोल्यूशन के लिए कई सारे युद्ध होने लगे, वॉर्स होने लगे, लड़ाई होने लगी। ठीक है, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। फ्रेंच आर्मी की भावना एक देश के लिए, एक यूरोप को एक संजोने के लिए, एक देश बनाने के लिए, वो पूरे सबके दिमाग में थी। अब ये क्या है, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ मेन, यूरोप का ये दशा दिखाई गई किस किस तरह से विभाजित है। ठीक है, किस तरह से क्या कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स बने हुए हैं, सब चीज़ दिखाया गया है इस मैप में, आपको झलकियाँ देखने को मिलेंगी। विदिन द वाइड swathe of territory that came upon his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return of monarchical, Napoleon had no doubt destroyed democracy in the France, but an administrative field that incorporated the revolutionary principle in order to make that whole system more rational and efficient. क्या है कि सीधी सी बात, मोनार्कल रूल के बाद आया डिक्टेटरशिप आया था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत बुरी तरह से ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए और कहीं धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई। उन बदलावों ने पूरी आर्थिक हालत ख़राब कर दी। डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं रह गया, लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं रह गया। लोगों के से पूछना क्या, लोगों से पूछे कोई बात की नहीं जा रही थी, सब कुछ अस्त ध्वस्त था। ठीक है, तो रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैज़ नो डाउट टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फ्रांस में पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he incorporated a revolutionary principle to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code 1804, usually known as Napoleon Code, did away all the privileges based on a birth, established equality before the law and security and right to property. This code was exported to the regions under the French control. अब एक कोड बनाया गया। कोड क्या है, अच्छा ठीक है, क्या जिगजैग वाला कोड बनाया गया, मोबाइल पैटर्न बनाया गया, नहीं, एक नियम बनाया गया। नियम के तहत क्या है, जो भी अधिकार थे वो सारे छीन लिए गए, चाहे प्रॉपर्टी का अधिकार हो, चाहे वो इक्वलिटी का अधिकार हो, चाहे वो बराबरी का अधिकार हो, चाहे वो प्रिविलेजेस का अधिकार हो, सब खत्म, सब एक समान, इक्वलिटी बिफोर लॉ डजंट मैटर। ठीक है, वो सिर्फ कोड फ्रांस में ही लागू नहीं था, फ्रांस के द्वारा ऑक्युपाई की गई जो और दूसरे स्टेट से और दूसरे जो कंट्रीज थे, हम कह सकते हैं, जो भी उनके कंट्रोल में थे, उन सभी के ऊपर ये चेंजेस आए थे, चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, फिर दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन ऑफ द फ्रेंच कंट्रोल
in the Dutch Republic, Switzerland, Italy, and Germany. Napoleon simplified the administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from the serfdom and manorial dues. In the town, two guild restrictions were removed, transport and communication system were improved, peasants, artisan works, and new businessmen enjoyed a new-found freedom. Business and small-scale producers of goods, in particular, begins to realize the uniform law and standardize the weight and measures, and commonly nation currency would facilitate the movement and exchange of good and capital from of one region to another. अब क्या डेमोक्रेसी नहीं रही है, लोगों के पास पावर नहीं है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस भी आए, बहुत कुछ चेंज हुआ। जैसे यूनिवर्सल मेजर का आया, मीन सभी एक समान एक बराबर सामान खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है, वो सब कुछ आया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हुआ अलग अलग स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन जो थे एक टाउन से दूसरे टाउन के जाने के बीच में, टैक्सेस थे, उन सभी को फ्री किया गया। तो उस डिक्टेटरशिप को लोग इंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी, जो लोगों को सप्रेस किया गया था, उससे हमें कहीं ना कहीं फ्री में हुए थे, फ्रीडम मिला था, ठीक है। उसके बाद खास क्या था, एंजॉयड अ न्यू फाउंडेड फ्रीडम, ठीक है, नए तरीके की आज़ादी को हम एंजॉय कर रहे थे, उससे मौज ले रहे थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिकल बिगेन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉ एंड स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स। अब जो कानून बने थे, नियम बने थे, उन सभी को लोग समझने लगे थे, और जो स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स बनाए गए थे, जिससे हम एक ही बराबर वेट था। ऐसा नहीं 1 किलो आप यहाँ तौलो, फ्रांस में तौलो, और जाके इंडिया में तौलो तो वो 10 ग्राम रहे, ऐसा कुछ नहीं था, सब यूनिफॉर्म हो चुका था। और एक कॉमन नेशन करेंसी, एक देश की एक ही करेंसी बन गई थी, वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड, जिससे क्या फ़ायदा हुआ कि आसानी से सामान खरीदा और बेचा जा सकता था, एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और कोई भी प्रोडक्ट, कैपिटल या ज़मीन, सामान, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह बेची जा सकती थी। However, in the area conquered, the reaction of the local population to the French rule were mixed. और जिन एरिया में उनने कब्जा किया था, वहाँ पे इन नए फैसलों को, नए नियमों में जो उसका रिएक्शन था, जो रिएक्ट करना था लोगों को, वो बहुत मिक्स था। मीन्स ना बहुत ज़्यादा खास था, ना बहुत ख़राब था, ठीक है, मिक्स टाइप का। क्लियर?
कंट्रोल्ड, यहाँ पे सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे कुछ खराब हो रहा है समाज में, उसको सही किया जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है। बट सेंसर जब वहाँ पे किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? न्यूज़ में, वो गलत है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचनी चाहिए उसको क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट, सॉरी चाइना गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ की जितनी भी इंस्टीट्यूशन सब कंट्रोल चाइनीज गवर्नमेंट। वो जो न्यूज़ चाहेंगे वो दिखाया जाएगा, जो न्यूज़ नहीं चाहेंगे नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई। समझ में आया? तो सेंसरशिप समझ में आ गया। तो वहाँ पे कंट्रोल सा मीडिया, जो दिखाना जो चाहेंगे गवर्नमेंट वही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर फोर्स्ड conspiration into the French armies required to the conquer the rest Europe all seemed to outweigh the advantages of administrative changes। कहीं ना कहीं सबको प्रेशराइज करके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मानना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आर्मी में जुड़ना पड़ेगा, जिससे उनको फ्रेंच आर्मी को क्या फ़ायदा मिले और राज्यों में, यूरोप के और देशों में जाके कब्जा करें। तो उनके सिद्धांत दिख गए थे। अभी तक था कि डेवलपमेंट कर रहे थे, अब डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। अब वो टैक्स बढ़ा करके और पैसा कलेक्ट करके और कॉलोनीज बसाना चाहते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कभी ये सोच नहीं होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की होगी जहां पे हम हैं वहीं पे हम उसको और अच्छे से डेवलप करें। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इफ यू लुक एट द मैप इन मिड 18th century यूरोप, यू विल find that there were no nation states as we know them today। अगर आप पहले का मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जिन नेशन स्टेट्स को आज हम जानते हैं वो नेशन स्टेट्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। What we know today as Germany, हम आज क्या जानते हैं जर्मनी के बारे में? जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड were divided into kingdoms, duchies, cantons, whose rulers had their autonomous territories। कई राज्यों में, कई खंडों में विभाजित था और उनके जो राजा थे उनके पास पूरी पावर, सुप्रीम पावर थे। वो पूरा तरह से उस पूरे किंगडम पे रूल करते थे, उस टेरिटरी पे रूल करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विच द टेरिटरीज ऑफ विच lived diverse the people। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture। Often they even speak the different languages and belong to the different ethnic groups। The Habsburg Empire and the ruled over the Austrian Hungary, for example, a patchwork of the many different regions and peoples। It includes the Alpine region and Tyrol, Austrian and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy of predominantly German speaking। It also includes the Italian speaking province of Lombardy and Venetia। In Hungary, the half of the population spoke Magyar, while the other half spoke the dialects। In the Gaelic, the aristocracy spoke in Polish। Besides these three dominant groups, there were lived within the boundaries of the empire as a mass subject peasant peoples, Bohemians and Slavics, and even Slavic Croats and to the south, and Romans to the east of Hungary. Such differences did not easily promote a sense of political unity। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance of the empire। वहाँ पे देश तो थे, राज्य थे, बट एकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते थे, अलग अलग भाषा बोली जाती थी, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते थे, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, सॉरी अलग अलग मजहब नहीं कह सकते, अलग अलग विचारधारा से लोग जुड़े हुए थे। तो जब वो लोग थे अलग अलग ही, बट एक साथ आए क्यों थे? बस इसलिए क्योंकि उनका एक एम्पायर एक था, एक राज्य एक था, दैट्स वाई। ठीक है, यूनाइटेड नहीं,
वो बाहर से भले रहे थे वो यूनाइटेड हैं, वो एक सिंगल एम्पायर से जुड़े हुए हैं, बट इंटरनली दे आर नॉट सिंगल स्टेट और अ नेशन और यूनाइटेड, वो जुड़े हुए नहीं थे, अलग अलग थे, अलग अलग ग्रुप्स में थे डिवाइडेड। ठीक है, चलिए, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। The social and political unlanded aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cuts across the regional division. जो regional division थे, अलग अलग region से लोग divided थे, वो landed aristocracy, जो उन लोग के पास ज़मीन थी, वो लोग एक साथ थे। क्यों थे? क्योंकि वो उनका रहने सहने का तरीका एक तरीके का था, एक तरह था। ठीक है, वो लोग अलग थे किसके मुकाबले? रीजनल जो डिविजन्स थे, जो लोग रहते थे उनके मुकाबले। दे ओल्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, उनके पास राज्य भी थे और कहीं ना कहीं घर भी थे, अलग अलग टाउन। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन द हाई सोसाइटी देयर फैमिलीज वेयर ऑफ्टन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। क्या है, वो फ्रेंच बोलते थे जिससे वो क्या है, डिप्लोमेट रहें, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, एक हाई सोसाइटी में रह सकें, और एक दूसरे से मिलने के लिए उन शादी भी होती थी, जिसे कहते हैं गठबंधन। जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लो कि एक मैन है, एक वुमेन, जिसकी शादी हो रही, तो शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, शादी दो परिवारों की होती, क्योंकि दो परिवार भी तो एक साथ आ रहे हैं। इसलिए दहेज प्रथा को अबॉलिश करने क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पैसों की बात आ जाती है, लोग वहाँ पे फीलिंग्स भूल जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। ठीक है, जब हम पैसों की बात नहीं करते तो हमारे अंदर क्या रहता है? हमारे अंदर प्रेम रहता है, सौहार्द रहता है, भाव रहता है, इसके लिए, एक परिवार के लिए। तो सिर्फ दो लोग शादी नहीं करते हैं, एक महिला एक पुरुष शादी करते हैं, दो परिवार के साथ, परिवार एक साथ आते हैं। वैसे क्या, टाइड मैरिजेस मीन्स दो परिवार को एक साथ जोड़ने का काम शादी भी करते हैं। ठीक है, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, लेकिन ये बहुत थोड़े थे और नीचे जाके बहुत डिविजन्स थे, रीजनल डिविजन्स थे। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, ज़्यादातर कौन थे? किसान थे। To the west, the bulky of the land was formed by the tenants and the small owners, while in the eastern and the central Europe, the pattern of the landholding was characterized by the vast estate which was cultivated by serfs. ठीक है, अब वहाँ पे बंजारे थे, किसान थे, जिनके पास थोड़ी ज़मीन थी, इतनी ज़मीन थी नहीं, इतने बड़े ज़मींदार नहीं थे, अरिस्टोक्रेट नहीं थे कि हाँ वो हाई सोसाइटी की तरह रहेंगे और कहीं ना कहीं फ्रेंच बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जो नंबर था वो बहुत कम था, जो लोग यूनाइटेड होकर रह रहे थे या फिर टाइड मैरिजेस कर रहे थे। क्लियर? इन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। जैसे जैसे सेंट्रल यूरोप में ग्रोथ हो रहा था, बढ़ रहा था, क्या इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था, वैसे वैसे क्या होता, व्यापार बढ़ रहा था। ठीक है, कस्बा बढ़ रहा था, कॉमर्शियल जो है सारी सामान खरीदने बेचने वाले जो क्लासेस थे उनकी आवश्यकता बढ़ रही थी, उनकी एग्जिस्टेंस बढ़ रही थी, उनकी ज़रूरत बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रीज़ जो है उनका यूज़ इंग्लैंड में बढ़ गया। In the second half of the 18th century, but in the France and the part of Germany, state is occurred only in the 19th century. इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी, दूसरे हाफ में 18वीं शताब्दी के इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, बट फ्रांस और जर्मनी में आते आते 19वीं शताब्दी लग गया था। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो क्या हो गया, एक वर्किंग क्लास बनने लगा, वो जो काम करने वाला क्लास, तो एक नया ग्रुप बनने लगा। ठीक है, एंड द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल। In the central and eastern Europe, these groups were smaller in number, and till late 19th century, it was amongst the educated liberal middle class that ideas of national unity,
द फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड प्रिविलेज द ग्रेन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे समझिए क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो अलग अलग पार्ट्स थे यूरोप में, फ्रांस का पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे देखा यूरोप में क्या चेंजेस आया। वहाँ पे लोग जो थे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में जुड़े हुए थे, जैसे मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं क्षत्रिय, मैं यादव, मैं वो, ये क्या है, मीन्स हम लोग डिवाइडेड। आपको पता है हमारे यहाँ आतंकवादी, हमारे यहाँ नक्सलवाद, हमारे यहाँ आए दिन दंगे फसाद क्यों होते रहते? हम डिवाइडेड हैं। आई एम तमिलियन, आई एम फ्रॉम यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब। हम कभी ये नहीं कहते हम आई एम इंडियन, हम भारतीय हैं। हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ हम इस पर्टिकुलर राज्य के हैं, हम इस पर फोकस नहीं करते कि हम इस पर्टिकुलर देश के हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट यूनाइटेड, दैट्स वाई अवर इकोनॉमिक सिस्टम इज गोइंग डाउन बाय डाउन एंड डाउन, नीचे ही जा रहा है। वैसे यूरोप के स्टेट भी पहले थे, चेंज रेवोल्यूशन आने के बाद वहाँ पे अलग अलग रीजन पे अलग अलग रीजनल भाषा बोलने वाले लोग थे। उससे क्या होता था, उससे दिक्कत ये आती थी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस थी। क्या प्रॉब्लमैटिक कंडीशन थी? प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस ये थी बच्चे कि जब हम अगर यूनाइटेड नहीं होंगे, सीधी बात, कभी किसी देश का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, किसी भी देश का ग्रोथ होना है, अगर कोई देश आगे बढ़ना है, ठीक है, उसके लिए हमारा एक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था इंग्लैंड में आया था सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, और यूरोप में और फ्रांस में सब आते आते लग गया, कहते हैं 19th सेंचुरी। ठीक है, और इससे क्या हुआ, एक नई क्लास स्टार्ट हुई, डेट इज़ क्या, वर्किंग क्लास। और फिर इसी के साथ साथ क्या है, हमारा एजुकेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, स्किल्स की ज़रूरत पड़ने लगी, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हो गया, कहीं ना कहीं जब ये डेवलपमेंट शुरू हो गए तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि हम जो रीजन्स में डिवाइडेड थे वो सही होने लगा। ठीक है, कुछ ही लोग थे जो यूनाइटेड थे, जैसे एरिस्टोक्रेट, जो जमींदार थे। क्यों थे वो एक साथ? क्यों थे? क्योंकि उनका रहने सहने का तरीका एक तरह का था, और वो फ्रेंच बोलते थे, जिससे क्या वो सब एक दूसरे से घुल मिल सके। उसके बाद क्या था, मैरिजेस करते थे एक दूसरे के फैमिलीज़ में, जिससे क्या है संबंध आगे बढ़ सके और ज़्यादा क्लोज आ सके। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो फिर क्या हुआ, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बिकने लगे, ट्रेड शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, और फिर रिक्वायरमेंट स्किल की बढ़ने लगी। अगर स्किल की बढ़ने लगी तो उसके लिए नॉलेज होना जरूरी था, जब नॉलेज होना जरूरी था उसके लिए एजुकेशन जरूरी होने लगा, जब एजुकेशन जरूरी होने लगा, जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे, जब पढ़ने लिखने लगे तो हमारे अंदर जो ये भावनाएं थी अलग अलग क्लासेस की, हम लोग एक क्लास में आने लगे, दैट इज़ वर्किंग क्लास। क्लियर? एक ऐसा क्लास जो काम कर रहा है, एक ऐसा क्लास जो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इट इज़ ईजियर फॉर अस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म है क्या? ठीक है, पार्ट बाय पार्ट ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो अनलिस्टेड रहेगा, आगे के वीडियो भी अनलिस्टेड रहेंगे, जरूरत पड़ने पे प्राइवेट भी रहेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देखे होंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, पार्ट बाय पार्ट आप देखते रहिए। चैप्टर ओवर होना आने के बाद एक फाइनल वीडियो जो आएगा, वो फाइनल वीडियो में कंप्लीट चैप्टर का जो होगा वो क्या होगा, समरी होगा। ठीक है, वो भी कुछ हिस्सों में आएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। टेक केयर, गुड बाय।